तो मेरे को काफ़ी टाइम तक उनको प्रूव करना पड़ा कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। अगर वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके स्किल सेट पे ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ गोना टच द स्टार्स। जॉब का मतलब होता है नौकरी में आप एक तरह से हो तो नौकरी, चाहे आप गवर्नमेंट के नौकर हो। इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे कलाकार लोग होंगे, कहीं तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे। आर्ट में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यार इतना आ जाएगा यार इतना नहीं आएगा। नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकित चौहान और मैं JNV राजसमंद से 2013 पास आउट हूँ और अभी मैं प्रोफेशनली म्यूज़िक करता हूँ। आई एम ए सिंगर सॉन्ग राइटर बाय प्रोफेशन और मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनली म्यूज़िक कर रहा हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूज़िकल ही रहा है, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। और फिर वहाँ जाने के बाद मुझे नवोदय ने बहुत इंस्पायर किया। नवोदय में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पहले उस्ताद मिले, जिनका नाम है दिलीप कुमार फड़के सर, जो हमारे स्कूल में म्यूज़िक टीचर थे। उन्होंने मुझे बताया कि अंकित, तुम किसी भी गाने को सुनते हो तो तुम्हारी जो ग्रैब करने की पावर है वो बहुत अच्छी है। किसी को सुन के कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ उन्होंने मेरे को सिखाया। बहुत छोटी सी बात है, हम लोग जब 6th क्लास में वहाँ पे गए थे हॉस्टल में, बहुत छोटे से थे यार, कुछ नहीं आता था, क्या कुछ समझ ही नहीं आता था। मतलब आज तो बच्चे इतना ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, 5 साल के बच्चे भी बहुत कुछ उनको सब समझ में आता है ना। लेकिन हम लोग 6th क्लास में थे तब भी हमको ऐसे कुछ वो नहीं होता था कि मम्मा की याद आएगी, पापा की याद आएगी, इनसे दूर कैसे रहेंगे। शुरुआत में वो चीज़ थी, लेकिन फिर स्कूल जो था वो हम लोगों की ऐसी, मतलब वहाँ पे ऐसी लाइफ हो गई थी हमारी कि हम लोग जब 8th क्लास में पहुंचे ना तो वो स्कूल छूटता ही नहीं था, घर जाने का मन ही नहीं करता था। ये हालात हो गए थे हमारे, क्योंकि नवोदय की बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक लाइफ का एक गोल्डन पीरियड था। कोई भी नवोदयन जो होगा वो उसको आप पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि यार मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं स्कूल से बाहर निकलूं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टाइम था हम लोगों का। और वहां जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आसपास आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं, आपके गार्जियंस नहीं होते हैं, तो आप कैसे हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, ये चीज आप नवोदय सिखाता है, आपको टाइम सिखाता है। तो छोटी सी बात है, जैसे हम लोग हैंडपंप होते थे हमारे स्कूल में, हैंडपंप से पानी भरते थे हम लोग। सुबह नहाना होता था या कोई भी चीज करना, कपड़े वगैरह धोने होते थे, तो हम लोग हैंडपंप से पानी भरते थे। पर हैंडपंप हिलता नहीं था, छोटे थे ना, तो सीनियर वाले भैया से बोलते थे कि भैया एक बाल्टी भर दो। फिर वो भैया बाल्टी भरते तो उसी एक बाल्टी में वो उठाई भी नहीं जाती थी बाल्टी, तो भैया से बोलते तो वो बाल्टी उठा के वहां रख देते जहां पे हमको नहाना होता था। वहां हम लोग उससे नहा भी लेते थे, उससे कपड़े भी धो लेते थे और उसमें पानी बचा भी लेते थे, क्योंकि जब हैंडपंप हिलता नहीं है, बाल्टी उठती नहीं है, तो कौन बार बार इतनी मेहनत करेगा। तो कम पानी से कैसे ये करे, ये वो करना। फिर वहां पे पूरा दिन भर स्कूल में आपको बिजी रखते हैं कि हर एक टाइम पे आपके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है। तो उससे क्या है कि जो इंसान होता है उसके अंदर डिसिप्लिन जो होता है वो आ जाता है कि मेरे को इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। और उस टाइम पे मतलब वही है, बचपन होता है, सारी चीजें खुद से नहीं हो पाती है, लेकिन वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे टीचर्स होते हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं, हम लोगों को उठाते हैं। और मुझे एक बात याद है कि मैं हमेशा स्कूल में लेट लतीफ ही रहा हूँ, प्रेयर में हमेशा लेट ही पहुंचता था। तो हमारे साथ क्या होता था ना कि 5 बजे हमको उठाया जाता था पीटी के लिए। हम उठते थे, ग्राउंड में जाते थे, 2 राउंड लगाते थे, थोड़ी देर एक्सरसाइज करते थे, वापस आते थे और सो जाते थे। और मोस्टली ये चीज होती थी ठंड में, तो मैं आखिरी में अपना रूम छोड़ता था तैयार होके, स्कूल ड्रेस पहनी है, और यहां से सीधा प्रेयर हॉल की तरफ। और मैं क्या करता था कि मैं कल्चरल एक्टिविटीज में हमेशा से था, तो मैं MP हॉल में पीछे से एंट्री मारता था। जहां से सब बच्चे आते थे वहां से नहीं जाता था, मैं जाता था पीछे से और सीधा स्टेज पे जाता, और जाके जहां पे म्यूजिशियंस होते हैं, जहां पे जो बच्चे कॉन्गो बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, वो बजाते हैं, जो प्रेयर करवाते हैं, उनके साथ में जाके खड़े हो जाता था। और म्यूजिक वाले जो सर थे वो हमारे उस्ताद थे, मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था। क्या हुआ कि स्कूल में मेरे साथ काफी होता था यार ये कि मेरी केमिस्ट्री वाली मैम जो थी वो मुझसे काफी नाराज रहती थी, पापा को ढूंढती रहती थी कि कब मेरे पापा उनको दिखे और वो उनको बताए कि इसके इतने मार्क्स आए हैं, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करता, या तो ये म्यूजिक रूम में रहता है, या ये बास्केटबॉल कोर्ट पे ही रहता है। बहुत हैपनिंग था यार वो वाला टाइम। तो वो वाला टाइम यार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो मैं जब 8th क्लास में था, मैंने एक कंपटीशन दिया था, एयरटेल गोल्डन वॉइस, जिसका फाइनलिस्ट रहा था मैं, जिसके जजेस सलीम सुलेमान सर थे, जो कि मेरे आइडल है। उसी टाइम से मेरा 4th पोजीशन लगा था और उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। जो फड़के सर है उन्होंने एक रेमिडियल से पहले का टाइम होता है, लंच के बाद रेमिडियल से पहले थोड़ा सा टाइम होता है, तो उसमें सर जो थे वो दिन की नींद नहीं लेते थे मेरे कारण। मेरे को म्यूजिक रूम में लेके जाते थे और हम लोग प्रैक्टिस करते थे। सर जो है वो मुझे बहुत ही पर्टिकुलर सरगम हो गए या कुछ टेढ़ी चीजें होती है गानों में, वो मुझे सिखाते थे, उसकी बहुत प्रैक्टिस करवाते थे।
करते करते मैंने 8th क्लास में वो कंपटीशन दिया और जयपुर में रविंद्र मंच पे मैंने परफॉर्म किया था। मैं शो का फाइनलिस्ट था, जूनियर में था उस टाइम पे मैं। उस टाइम पे मेरी 4th पोजीशन लगी थी, तो सलीम सर, मैं रोने लग गया था स्टेज पे। तो सलीम सर आए, उन्होंने मेरे को गले लगाया और उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है, बस म्यूज़िक करते रहो करते रहो। उसके बाद 9th क्लास में मैंने एक नेशनल अवार्ड जीता था। शीला दीक्षित मैम ने मेरे को अवार्ड दिया था जब मैं 9th क्लास में था। तो मैंने सीनियर सोलो में इंडिया में मेरा फर्स्ट रैंक था उस टाइम पे। तो एक अणुव्रत का एक कंपटीशन हुआ करता था उस टाइम पे, दिल्ली में था वो। और उस टाइम नवोदय की वजह से ही मेरे को लगता है कि आज जो भी मैंने अचीव किया है या जिस भी जगह पे मैं हूँ, ये एक मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मेरा सिलेक्शन हो गया था उस टाइम पे। वो बहुत अच्छा टाइम था कि मैंने 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक मैंने नवोदय में टाइम बिताया। मैं नहीं चाहता था वहां से बाहर निकलना, पर उस टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशंस थे कि मैं 11th में, मेरे को मतलब पापा ने बोला कि अब यहाँ से टीसी ले लेते, तू कहीं और चले जा प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद 11th और 12th क्लास में मैंने नीट की प्रिपरेशन करी। पढ़ाई में उतना मेरा नहीं था, मतलब उतना मेरा मन नहीं था पढ़ाई करने का। और वैसे 10th क्लास में मेरे ठीक ठाक सीजीपीए आए थे यार, 7.8 सीजीपीए आए थे मेरे को स्कूल में ही बायो मिल गई थी। पर पापा का कहना था, और भी उनके यार दोस्त लोग जो थे, तो वो लोग अपने बच्चों को भेज रहे थे बाहर कोचिंग करने के लिए। उन्होंने बोला कि तेरे को भी करनी चाहिए कोचिंग, नीट निकल जाएगा तेरा ऐसा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मैं 11th में उदयपुर आया, मैंने यहाँ पे नीट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। पर मेरे को ऐसा लगा कि यार ये नहीं बना है अपने लिए, पर प्रेशर था, एक करना पड़ा। 11th में भी मैंने किया। 11th में मेरे अच्छे परसेंट नहीं आए थे, तो 12th में मेरे को पापा ने सीकर भेज दिया था। तो मैं CLC में भी था 12th में। एक हमारे सर थे अंकित सर, तो उनकी एकेडमी पे जाते थे और वहां जाके गाना वाना करते थे। बहुत कुछ सीखने मिला वहां से। मैंने 12th क्लास में गिटार सीखा था एक छोटे से बच्चे से, एक गौतम करके वहां पे एक स्टूडेंट आता था। तो उससे मैंने ऐसे 2-3 कॉर्ड्स सीखे, तो वही मैं बजाता रहता था, उसकी प्रैक्टिस करता था। तो वो 12th क्लास जैसे ही निकला, उसके बाद मैं बड़ा फंस गया था कि यार मैं क्या करूं। और मेरे को घर पे नहीं रहना था, क्योंकि मैं नवोदय मैं चले गया था, तो 7 साल हो गए थे मुझे घर से बाहर रहते हुए। तो मैंने पापा से बोला कि मैं फिर से ड्रॉप लूंगा नीट के लिए और मैं फिर से कोचिंग करूंगा। तो शुरुआत के 2-3 महीने तो पढ़ाई की थोड़ी, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया, क्योंकि वही उस टाइम पे ऐसा लग गया था कि कहीं ना कहीं से मैं खोजता रहता था कि म्यूजिक कहाँ मिलेगा मुझे। तो जो भी यार दोस्त कहीं म्यूजिक करते थे, तो मैं उनके साथ लग जाता था। तो मैं गिटार बजाता, मैं उनके साथ गाने वाने गाता। हम लोग उदयपुर शहर में घाट वाट पे बैठते और गाने वाने गाते, बहुत सारी चीजें करते थे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। अभी जो मेरे उस्ताद हैं पंडित सदाशिव गौतम, वो मेरे गुरुजी हैं। तो पिछले 5-6 सालों से मैं उन्हीं से तालीम ले रहा हूँ। उसी दौरान मैंने जैसे 12th क्लास खत्म करने के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया नीट के लिए। सोशल वर्क्स में मैंने बैचलर्स करी। उसके बाद मास्टर्स मेरी म्यूजिक में हुई है। मेरे को ऐसा लगता है कि नवोदय आपको बहुत कुछ देता है, जिससे आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तो करंटली एज अ प्रोफेशन मैं जो करता हूँ, वो उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि मेरा अपना एक बैंड है जिसका नाम है सुकून, और हम लोग ओरिजिनल म्यूजिक पे वर्क करते हैं। खुद अपने गाने लिखते हैं, गाने कंपोज करते हैं, गाने रिलीज करते हैं, और हम लोग शोज करते हैं, हम लोग पब्लिक इवेंट्स करते हैं, हम लोग कॉन्सर्ट्स बजाते हैं, हम लोग कॉलेज इवेंट्स करते हैं। इसमें हम लोगों का पर्पस यही रहता है कि जो हम लोगों का क्राफ्ट है, जो हम लोग आर्ट करते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो गाने जो हम लोगों ने मेहनत की है, या जो भी चीज हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। जैसे मैंने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है, तो मैं जो है इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि कैसे अच्छा म्यूजिक जो है उसको अपन लोग आगे लेके जाएं। ये हम लोगों का एक पर्पस रहता है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे नवोदय के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया, हमेशा सपोर्ट किया। सो अपन लोग बात करते हैं कि कैसे मैं जब 12th क्लास से निकला, मैंने 1 साल और नीट के लिए प्रिपेयर किया, और उसके बाद मैंने ये चुना कि मुझे म्यूज़िक ही करना है। उस टाइम पे क्या क्या हर्डल्स आए, किन किन चीज़ों से को मैंने फेस किया, क्या क्राइसिस थे मेरे लाइफ में, उस चीज़ को अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि जिन लोगों को या जिन बच्चों को म्यूज़िक में जाना है या इस पैशन को फॉलो करना है, तो उन लोगों को क्या रोड मैप लेना पड़ेगा, वो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, फैमिली में सबको ये बात पता थी कि ये गाना गाता है, बचपन से गाते आ रहा है और ये चीज़ कुछ कर सकता है। तो थोड़ा उनको होप थी मुझसे, लेकिन उनके लिए सबसे सही चीज़ ये थी कि तू ढंग से सीख। और मैंने भी शुरुआत में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया इस चीज़ पे कि मैं सीखूं।
और एज ए म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, यू हैव टू कीप लर्निंग हमेशा, कि आप चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, वहां जाने के बाद भी देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू, कि क्या मुझे और नया सीखना है, क्या मुझे और नई चीज़ों पे काम करना है जिससे मैं अपने स्किल सेट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। तो उस टाइम पे हर्डल्स ये आए थे कि एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस था कि पैसा जो है वो घर से जो मिलता था वो इतना ही मिलता था कि हाँ, खाने का हो जाएगा, रहने का हो जाएगा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। कोई इंस्ट्रूमेंट भी जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मेरे पास खुद का इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो मैंने क्या किया था कि मैं एक भैया के साथ शिफ्ट हो गया था जिनके पास गिटार था। तो मेरे को लगा यार इन भैया के पास गिटार है तो मैं इनके साथ शिफ्ट हो जाता हूँ। तो वो भैया जब भी नहीं होते थे तो मैं पीछे से उनका गिटार लेता था और बजाते रहता था। तो उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत कुछ सीखने मिल गया। मैंने खुद से बहुत प्रैक्टिस की, बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है। तो इस चीज़ से हम लोग करते रहते हैं कि यार और नए लोगों से मिलते हैं, जो जिनके पास नॉलेज है उनसे मिलते हैं, और उनसे बातचीत में आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो। आपके अंदर बस एक वो होना चाहिए कि आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार मेरे को यार ये चीज़ सीखनी है, यार भैया ये कैसे होता है, या ये कैसे काम करता है, लाइक हाउ इट वर्क्स, कैसे ये सारी चीज़ें कैसे होती है। मान लो एक गाना कैसे बनता है, तो ये भी एक प्रोसेस है। तो आपको अगर आप आर्ट कर रहे हो ना, तो आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। आपका बाहर से काम नहीं होगा कि यार मैंने बाहर का आउटरो कर लिया है, मैंने स्ट्रक्चर बस रेडी कर लिया है, अब मैं आई एम गुड टू गो, ऐसा नहीं होता है। आपको डिटेलिंग में जाना पड़ता है। आपको पता होता है कि क्या परफेक्ट आएगा, क्या नहीं आ रहा है। तो जैसे मैं गाने की बात करूं, तो गाने में जो सुर लगता है, जो फील आनी चाहिए उस गाने को गाते वक्त, या उस गाने की क्या फील है, उस फील को पकड़ के आपको उस गाने को आपको गाना होता है, उसको निभाना होता है। तो ये सारी चीजें बहुत आई कि हाँ, फैमिली वालों को मानने में वक्त लगा। तो मेरे को काफी टाइम तक उनको प्रूव करना पड़ा कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा। तो मैंने एक दो कॉम्पिटिशन्स भी मैंने जीते हैं। मैं इंडियन आइडल भी गया हूँ, मैंने बिग गोल्डन वॉइस वाला जो कॉम्पिटिशन था ऑल इंडिया से, वो भी मैंने जीता है। हिमेश रेशमिया सर जो थे वो जज थे उसके। तो ये 2020 की बात है। उससे पहले मैंने रेडियो सिटी जो उदयपुर का जो कंपटीशन है वो जीता है। तो वहाँ से मेरे को 50,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ मिला था। उसके बाद में मैंने उससे पहले एक सुरश्री का एक कंपटीशन था, उसमें भी मैं फर्स्ट रनर अप रहा था। तो वहाँ से भी मेरे को 50,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ मिला था। तो ये सारी चीज़ें करते करते क्या हुआ कि फैमिली वालों को ट्रस्ट होने लग गया कि नहीं, ये कर लेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट के पीछे सबसे बड़ी जो रूट होती है वो उसकी फैमिली होती है, उसके लोग होते हैं। अगर वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके स्किल सेट पे ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ही इज गोना टच द स्टार्स। तो मैं मानता हूँ कि इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है, कि आपके पीछे जो लोग हैं ना वो आपको सपोर्ट करें। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं लोग कि यार मैं आर्टिस्ट हूँ तो पैसा नहीं आ रहा है कहीं से। अब क्या होता है कि लोगों के लिए आइडियली ये होता है कि एक जॉब कर लो, 30-40 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए की जॉब कर लो, स्टेबल हो जाओगे, आराम से सब कुछ अच्छा चलेगा। पर जॉब का मतलब होता है नौकरी में आप एक तरह से हो तो नौकरी, चाहे आप गवर्नमेंट के नौकर हो, आपका सब कुछ सिक्योर हो जाएगा। लेकिन आर्ट, कोई भी इंसान आर्ट करता है ना यार, तो वो उसके पीछे पैसा पर्पस नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कर्म, उसका जो कर्म है वो उसका सबसे ऊपर होना चाहिए कि यार मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना आर्ट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए, मैं खुश रहूंगा। जैसे 3 इडियट्स मूवी में जैसा होता है कि जो फोटोग्राफर होता है, जो बंदा, वो बोलता है कि यार मेरे अब्बा नहीं मानेंगे, लेकिन आखिरी में रेंचो के कहने से, वो करने से, हर चीज करने से, ट्राई करने से आखिरी में वो मान जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे कलाकार लोग होंगे, कहीं तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन किसी ना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और अटके हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पर एक आर्टिस्ट के लिए, एक सच्चे आर्टिस्ट के लिए 2 टाइम की रोटी, अच्छा उसका आर्ट वो कर ले, इतना उसके लिए काफ़ी होता है। और आर्ट में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यार इतना आ जाएगा यार इतना नहीं आएगा। नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा एक टाइम तक, और आएगा तो आता रहेगा। तो आपको बस आपके आर्ट पे ट्रस्ट करना है, आपके क्राफ्ट पे ट्रस्ट करना है, आपकी जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करना है, और अपने आप में बहुत भरोसा रखना है, डेडिकेशन के साथ अपने आर्ट को करना है। बस यही मैं, मतलब आप जो भी लोग इस पैशन को फॉलो करना चाहते हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार आप अच्छे उस्ताद लोगों के पास जाओ, कि जो लोग सीखे हुए हैं, जिन लोगों को पता है कि असली में गाना बजाना क्या चीज है। इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो मेरे बड़े गुरुजी पंडित राजन साजन मिश्र जी, जिन्होंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है पूरे वर्ल्ड में क्लासिकल म्यूजिक में। मेरे गुरुदेव
जो अभी केवी में म्यूजिक टीचर है, वो हमारे पूरे उदयपुर के मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्लासिकल वोकल्स के कि जिसकी कोई हद नहीं है मतलब। और आज पूरे उदयपुर में एक बहुत अच्छी म्यूजिक की लहर है, एक बहुत अच्छा वाइब क्रिएट करा हुआ है। काफी सारे म्यूजिशियंस हो गए हैं वहाँ, और सुनने वाले समझने वाले लोग हैं, और वो और बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की वजह से हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा फीका पड़ गया है। गाने जो बन रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में भी, जो गाने बन रहे हैं, जो जैसा म्यूजिक आ रहा है, वो बिल्कुल एक जैसा सा है। वो काफी मतलब वो ग्रूवी है, लोगों को बीट के साथ चलना है। अब सुर का जो है वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि सॉन्ग राइटिंग में ज्यादा आ गए हैं लोग। पर मेरे को ऐसा लगता है जितना जरूरी लिरिक्स है उतना ही जरूरी सुर भी है। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेलिंग्स है, ये आप अगर जब आप इसमें और ज्यादा जाओगे, घुसोगे, तो आपको यूल गेट टू नो अबाउट दिस। ओके, सो ये जो गाना है ये हमारा खुद का गाना है, और इस गाने को लिखे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। और जब हम लोग ये गाना लिख रहे थे तो हमारे दिल दिमाग में बचपन की बातें चल रही थी। तो गाने का नाम है नादानियाँ। और नादानियाँ हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग छोटे होते हैं, जब हम लोगों को समझ नहीं होती कि क्या होता है, क्या है क्या नहीं। तो मैं जब स्कूल में था, तो जब हम लोग गाना लिख रहे थे तो यही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब मैं स्कूल में था तो मैं क्या क्या किया करता था, क्या ऐसी चीज़ें कर लेते थे हम लोग जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। मतलब पता ही नहीं होता था कि क्या करना है क्या नहीं। तो गाने का नाम है नादानियाँ। आप लोग जाके सुन सकते हो, ये गाना हर जगह पे रिलीज है, यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, कहीं पे भी जाके आप सुन सकते हो। आर्टिस्ट नेम है सुकून, SUKOON, और गाने का नाम है नादानियाँ। तो गाना कुछ ऐसा है। ये नादानियाँ, ये मनमानियाँ, इनकी है ये गुस्ताखियाँ, इनकी है ये गुस्ताखियाँ, ये नादानियाँ, ये मनमानियाँ, इनकी है ये गुस्ताखियाँ, इनकी है ये गुस्ताखियाँ। आप सब लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा, ऐसे ही प्यार बना रहेगा, तो बहुत अच्छा हम लोग आगे करेंगे। तो अभी मेरे कुछ गाने आ चुके हैं ऑलरेडी, और अभी और भी बहुत सारे गाने बैक टू बैक आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पे भी लैंड करें। मेरे बैंड का नाम है सुकून। तो वहाँ जाके हम लोग ने जो भी गाने रिलीज़ करे हैं, जो भी हम लोग आर्ट करते हैं, जो भी क्राफ्ट करते हैं, उस चीज़ को आप लोग सुने, प्यार दें। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखें आप, ऐसे ही सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा लगेगा।